तो विवाह श्रृंखला में आज का लगभग अंतिम खंड, जिसमें आप लोगों के प्रश्न थे दाम्पत्य जीवन में यदि अनैतिक संबंध हैं या ये कहें कि उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसको कैसे देखना चाहिए। एक पत्रिका आप लोगों ने साझा करी है, कुंभ लगन की पत्रिका, लगन 21 डिग्री 47 मिनट, और लगन के भीतर शनि लग्नेश विद्यमान है। तो जो आपने बताया कि इनके कई मानसिक रुझान भी रहे, कई संबंध संपर्क भी इनके बने रहे। तो ऐसे कौन से योग होते हैं जिसमें व्यक्ति के एक से अधिक संबंध बन जाते हैं? तो पीछे भी आप लोगों को बताया था, मिथुन राशि का पीड़ित होना, कभी कभी केंद्रीय त्रिकोण से मिथुन राशि का संबंध बनना, मूलतः त्रिकोण और सप्तम भाव से, लेकिन पीड़ित भी होना चाहिए। शुक्र जन्म पत्रिका के भीतर पुरुष की पत्री में शुक्र का पीड़ित होना, किसी महिला की जन्म पत्रिका के अंदर मंगल का पीड़ित होना, ये कभी कभी एक से अधिक प्रेम संबंध या संबंध बनाने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ यदि मंगल और शुक्र भी समीप अंशों में हो जाएं, और विशेषकर कौन से भावों में, जो आनंद प्रदान करने वाले हैं यौन सुख के भीतर, उन भावों में। तो वो कौन से भाव हैं? मूल रूप से सप्तम और सप्तम के त्रिकोण, अर्थात मूल रूप से सप्तम लीजिए और सप्तम के त्रिकोण हो गए 3 और 11। इससे इतर 12वां स्थान, ये विशेषकर, और 12वें के त्रिकोण अर्थात चतुर्थ, अष्टम और द्वादश। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 6 स्थानों में शुक्र मंगल की युति कहीं ना कहीं व्यक्ति को अनेक संपर्क बनाने के लिए प्रेरित करता है। किंतु यदि मर्यादाओं में बांधने वाले ग्रह पत्रिका के भीतर बली हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कतिपय कि ऐसे व्यक्ति का ऐसे अनेक संबंध ही बन जाएंगे। कभी कभी वे संबंध व्यवसाय के रूप में भी फलित हो सकते हैं। किंतु यदि जन्म पत्रिका अत्यधिक पीड़ित हो तो ये संबंध व्यक्ति के निजी जीवन पे देखने को मिले। तो हमारे पास स्थान कौन से बने? सप्तम और सप्तम के त्रिकोण, अर्थात 3, 7, 11, द्वादश अर्थात 12वां और 12वें के त्रिकोण,
यदि इनमें शुक्र और मंगल की युति हो जाए तो हो सकता है व्यक्ति अनेक संपर्क बनाने में लालायित या उत्कंठित रहता हो। किंतु यदि लग्नेश बली हो या मर्यादाओं को बनाने वाले ग्रह यदि बली हों तो व्यक्ति अपने आप के ऊपर नियंत्रण भी कर सकता है। शास्त्र में इसको एक ग्रंथ के अनुसार सुरासुंदरी प्रेम योग के बारे में कहा गया है। ये पुस्तक के भीतर लिखा हुआ है। तो उन्होंने तो दोनों को इसमें सम्मिलित कर लिया। ऐसा व्यक्ति, सुरा का अर्थ है मद्यपानी, अर्थात जो किसी भी प्रकार के एडिक्शन, नशे या मद में रहने वाला हो। और सुंदरी कह के वहां उन्होंने पुरुष महिला दोनों को ही संकेत दिया, अर्थात पुरुष हो तो महिला की तरफ उन्मुख, महिला हो तो पुरुष की तरफ उन्मुख। तो उन्होंने एक शब्द में कह दिया सुरा सुंदरी प्रेमी योग। आगे चल के उन्होंने उसके दो विभाजन कर दिए, सुरा प्रेमी और सौंदर्य प्रेमी। तो जब व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी होगा तो फिर वो आकर्षकता के प्रति लालायित रहेगा। और यदि जन्म पत्रिका में पाप प्रभाव अधिक है तो वो ईश्वर ना करे व्यभिचार में भी संलिप्त हो सकता है। तो सुरा के लिए कहा है उन्होंने, अर्थात मध्य के लिए कहा गया है, सोमरस के लिए कहा गया है। यदि शनि से सूर्य और चंद्रमा केंद्र में हो, अर्थात ये समझे कि शनि लगन में है और एक ग्रह चतुर्थ में है और एक ग्रह दशम में है, तो केंद्र में हुए, या शनि के सामने चंद्रमा है और शनि से केंद्र में सूर्य, तो शनि से सूर्य और चंद्रमा यदि केंद्र में हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं मद्यपान के लिए उसका आकर्षण बना रहता है। अब स्वाभाविक है कि ये मद्यपान कुछ सीमा में खराब ही होगा, किंतु यदि गतिविधियां या परिस्थितियां ऐसी हैं कि औषधि की रूप में उसको लेना ही पड़ता है, अर्थात बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिसमें मंद अवस्था में ही सही लेकिन इस प्रकार के तत्व हैं जो व्यक्ति को थोड़ा ट्रंकुलाइज करते हैं, मद में लेके आते हैं। जैसे जो जिन लोगों को मानसिक तनाव है तो चिकित्सक स्वयं ही उनको इस प्रकार की औषधियां लिखते हैं जिससे मस्तिष्क थोड़ा स्थिर रहे। और स्थिरता किसी भी मादक पदार्थ से ही आती है, किंतु वहां वे औषधि के रूप में है, ना कि लत के रूप में या खराब लत के रूप में। तो योग लगभग वही है। यदि शनि से सूर्य और चंद्रमा केंद्र में हो तो ऐसा व्यक्ति मद्यपान कर सकता है। मद्यपान के बहुत विभिन्न प्रकार हैं। जैसे जो व्यक्ति ये जो तंबाकू और विशेष चीजें हैं उनके उसमें रुचि रखते हैं तो वो सब मद्यपान में है। इसके उपरांत आया सौंदर्य प्रेमी, जिस विषय के ऊपर हमारा मूलतः ये विवाह वृंदावन श्रृंखला हमने बनाई थी। तो वो कौन से योग हैं?
उन योगों में शास्त्र में केवल उन्हीं योगों को दूसरे तरीके से बता दिया, अर्थात उसमें केवल केंद्र में कहा है सुरा प्रेमी को, लेकिन जहां सौंदर्य प्रेमी कहा है तो उसमें सूर्य, शनि, चंद्रमा, किन्हीं तीनों ग्रहों का प्रयोग किया गया है। और साथ में कहा है जो वर्ग कुंडली 60 अर्थात डिविजनल चार्ट 60 D60 जिसे कहा जाता है, वर्ग कुंडली 60 या षष्ट्यांश, तो उसमें हो सूर्य, चंद्रमा, शनि क्रूर षष्ट्यांशों में हो एक, और या नीच नवांशों में हो तो भी ये योग देखने को मिलता है। तो वर्तमान हमारे पास जो कुंडली है उसमें शनि को यदि देखें और सूर्य को देखें और चंद्रमा को देखें तो जो यदि उन्होंने षष्ट्यांश कुंडली के बारे में कहा है तो षष्ट्यांश कुंडली में क्रूर षष्ट्यांश, वैसे षष्ट्यांश जो बताए हैं वो 60 षष्ट्यांश बताए हैं, उनके नाम भी हैं, लेकिन जो षष्ट्यांश कुंडली है वो उन्हीं के भाग हैं। तो यदि इनका विचार किया जाए एक क्षण के लिए, तो सूर्य को देखें तो वो काल षष्ट्यांश में है, चंद्रमा शुद्ध षष्ट्यांश में है और शनि यम षष्ट्यांश में है। एक काल में है तो ये अच्छा षष्ट्यांश नहीं है, एक शुद्ध में है तो यहां फिर भी थोड़ा सा संतुलन बनाया, और एक यम षष्ट्यांश में है तो यहां फिर दोबारा से असंतुलन पैदा हो गया, जन्म लिया। तो तीन हमने ग्रह कहे थे, सूर्य, शनि, चंद्रमा, यदि क्रूर षष्ट्यांशों में हो। अब इसी को जो मूल षष्ट्यांश कुंडली है उसमें लगा के देखें तो षष्ट्यांश कुंडली के भीतर सूर्य, चंद्रमा एक ही राशि में विद्यमान है, तो ये एक प्रकार से अमावस्या का योग है। और शनि मेष राशि के भीतर है तो ये भी एक प्रकार से पीड़ा दे रहा है। लेकिन इससे एक और ऊपर का अनुभव भी देखा गया है, वो अनुभव क्या है, शुक्र और मंगल के लिए, जैसे मैंने बताया। तो जब हमने इसका विचार किया तो षष्ट्यांश कुंडली में क्यों ना शुक्र और मंगल का भी विचार कर लिया जाए। ये ग्रंथों में लिखित नहीं है लेकिन ये अनुभव का विषय है। तो षष्ट्यांश कुंडली के भीतर डिविजनल चार्ट 60 कुंडली के भीतर शुक्र वृश्चिक राशि में विद्यमान है। तो पीछे जब व्यक्ति के स्वभाव को बता रहे थे तो कहा था त्रिशांश कुंडली के भीतर सूर्य के त्रिशांश से शील स्वभाव देखना चाहिए। उसी प्रकार से षष्ट्यांश कुंडली में यदि देखें तो शुक्र और राहु ये वृश्चिक राशि के भीतर विद्यमान है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक आकर्षण बनाने वाला ग्रह छुपी हुई राशि वृश्चिक के भीतर राहु के साथ विद्यमान है, और मंगल ऊर्जा, उस
कार्य को प्रेरित करने वाला ग्रह स्वयं अपनी राशि में नीच के शनि के साथ विद्यमान है। तो ये कहा जा सकता है कि यदि लग्न के स्वामी या लग्न पे सामंजस्य से संबंधित योग नजर नहीं आ रहे, तो फिर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि षष्ठ्यांश कुंडली एवं वो किस षष्ठ्यांश में है, वहां भी विचार करना चाहिए। अब ये विषय हुआ हमारा अतिरिक्त अन्य अनेक संबंध के कारण से कि कैसे इसका विचार किया जाए। तो इसमें योग क्या निकाल के आए हमारे पास, सूर्य शनि चंद्रमा क्रूर षष्ठ्यांशों में हो या षष्ठ्यांश कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो, शुक्र मंगल इकट्ठे सप्तम स्थान या द्वादश स्थान में हो, तीसरा या शुक्र मंगल सप्तम और द्वादश के त्रिकोण में इकट्ठे हों, साथ ही जो आदर्श मानक स्थापित करने वाले ग्रह हैं, मर्यादाओं में बांध के रखने वाले ग्रह हैं, वे भी पीड़ित होने चाहिए। यदि वे पीड़ित होंगे तो ये अत्यधिक बढ़ेगा, और यदि वे पीड़ित नहीं होंगे तो ये संतुलन में रहेगा। इसके उपरांत दूसरी कुंडली आई, इसमें देरी से विवाह का योग। वो कुंडली के योग हमने पहले पढ़ ही लिए थे, आज फिर उन्हें दोबारा से एक बार फिर उनको देख लेते हैं। तो देरी से जो विवाह के योग के लिए जो कुंडली आई हुई है, कि इसमें देरी से क्यों हुआ। तो उसके ऊपर भी विचार कर लेते हैं। हालांकि अभी इसमें बहुत अधिक देरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कुंडली है आपकी धनु लगन की, और सातवें स्थान में कुंडली धनु लगन की, तीसरे कुंडली बना भी लीजिए धनु लगन की कुंडली, तीसरे स्थान में शनि, पांचवें स्थान में मंगल और केतु, सप्तम स्थान में सूर्य बुध, अष्टम में शुक्र, एकादश में 11वें में राहु बृहस्पति, और 12वें स्थान में चंद्रमा। तो इस कुंडली में जब सप्तम स्थान में है, तो फिर इतना विवाह क्यों लेट हुआ, इसके क्या कारण हो सकते हैं। शास्त्र ये कहेगा यदि सप्तम में है तो विवाह होना चाहिए, किंतु एक पीछे सूत्र पढ़ाया था कि विरोधाभासी ग्रह यदि इकट्ठे हों, या विरोधाभासी या ग्रह किसी अपने विरोधाभासी नक्षत्र में विद्यमान हो ग्रह के,
सातवें स्थान में जो ग्रह है वो अपने किसी विरोधाभासी ग्रह के विंशोत्तरी दशा नक्षत्र में विद्यमान हो। तो सातवें स्थान में यदि मिथुन पड़ रही है तो मिथुन में एक नक्षत्र हुआ मृगशिरा मंगल का, एक नक्षत्र हुआ आद्रा राहु का, और एक नक्षत्र हुआ अंतिम पुनर्वसु बृहस्पति का। तो यदि सूर्य सातवें स्थान में विद्यमान है तो मंगल से मित्रता है, बृहस्पति से मित्रता है। तो यहां विरोधाभासी सूर्य का हुआ राहु, और सूर्य सातवें स्थान में आद्रा नक्षत्र राहु के विंशोत्तरी दशा नक्षत्र में विद्यमान है। बुध जो कि सप्तमें सो के फिर सातवें स्थान में विद्यमान है, तो उसका विरोधाभासी नक्षत्र होता है मंगल, किंतु बुध मंगल के नक्षत्र में नहीं है, बुध स्वयं आद्रा नक्षत्र में है। आद्रा भी एक प्रकार से घटनाओं को थोड़ा तपा के, थोड़ा रुला के प्रदान करने वाला होता है। फिर भी बुध और राहु में कोई शत्रुता नहीं है, और बुध स्वयं अपने ही घर में विद्यमान है, वक्र बली भी है। तो ऐसा प्रतीत तो होता है कि विवाह विलंब से हो सकता है, लेकिन विवाह हो जाएगा। विवाह विलंब से होने का जो कारण है वो सूर्य का सप्तम स्थान में आद्रा नक्षत्र में होने का कारण है। इसके उपरांत एक और करते हैं कुंडली, जिसमें भी विवाह विलंब से बताया गया। सप्तमेश लग्न से, एक और सूत्र भी कहा था, सप्तमेश लग्न से कितनी दूर है या सप्तम भाव से कितनी दूर है, ये भी विवाह के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कन्या की पत्रिका के भीतर। और ये कन्या की ही पत्रिका है। पत्रिका है तुला लगन की, दूसरे स्थान में शुक्र, तीसरे स्थान में सूर्य, तीसरे स्थान में शनि, तीसरे स्थान में बुध। पांचवें स्थान में राहु, छठे स्थान में मंगल, सातवें स्थान में चंद्रमा, आठवें स्थान में बृहस्पति, 11वें स्थान में राहु। तो पहला नियम हमने क्या बनाया था, यदि सप्तमेश लग्न से कितनी दूर है और अपने भाव से कितनी दूर है। तो सप्तमेश बने मंगल, लग्न से छठे स्थान में और अपने भाव से द्वादश स्थान में। विवाह में विलंब या देरी बता रहा है। दूसरा सूत्र बताया था शुक्र और मंगल, शुक्र और सूर्य में दूरी, या शुक्र और बृहस्पति में दूरी, सूर्य और बृहस्पति में दूरी। सूर्य और बृहस्पति में दूरी कन्या की पत्रिका के लिए, और शुक्र में और सूर्य में दूरी पुरुष की पत्रिका के लिए। किंतु चूंकि शुक्र विवाह का कारक भी है, इसलिए कई बार कन्या की पत्री हो या पुरुष की पत्री हो, उसमें भी देख लेना चाहिए। तो शुक्र इसमें दूसरे स्थान में 8 अंश के हैं, और सूर्य
तीसरे स्थान में 4 अंश के हैं। तो शुक्र को सूर्य तक पहुंचने के लिए 22 और 4 26 अंश की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये बताता है कि विवाह होने की संभावनाएं हैं, किंतु सूर्य से बृहस्पति की दूरी 6-8 की और सप्तमेश की सप्तम भाव से दूरी 12वें स्थान की, ये अत्यधिक विलंब बता रहा है। तो एक सकारात्मक बिंदु मिला, लेकिन वो बिंदु मूलतः पुरुष की कुंडली के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे विवाह विलंब के योग बन रहे हैं। नियम क्या बना हमारे पास? कन्या की पत्रिका में बृहस्पति सूर्य से कितनी दूर है और सप्तमेश लगन से एवं अपने भाव से कितनी दूर है। तो ये विवाह में दूरी बता रहा है। इसके उपरांत एक और पत्रिका है, और हाँ, इस पिछली पत्रिका में एक और भी ध्यान देने की तथ्य था। इसमें सप्तम स्थान में चंद्रमा विद्यमान है, और चंद्रमा यदि अपने शत्रु ग्रह के विंशोत्तरी दशा नक्षत्र में भी विद्यमान हो तो समस्याएं लेकर आता है। और चंद्रमा यहाँ पे सप्तम स्थान में शुक्र के नक्षत्र में भरणी, तो कभी कभी ये भी विवाह में विलंब प्रदान करता है। तो फिर दोबारा से इसी कुंडली के नियम बनाए। सप्तमेश अपने भाव से 12वें स्थान पर और लगन से 6ठे स्थान पर। 7वें स्थान में जो ग्रह है वो अपने विरोधाभासी विंशोत्तरी दशा नक्षत्र के भीतर, और चूंकि कन्या की पत्रिका है तो बृहस्पति की सूर्य से दूरी षडाष्टक 6-8 की दूरी। इसके उपरांत एक जन्म पत्रिका और है, और 1968 का इनका जन्म है। तो 1968 अपने आप में एक बड़ी आयु है, लेकिन साथ में जो इनके को विवाह से संबंधित समस्याएं नहीं है, अपितु विवाह से संबंधित ही समस्याएं हैं, क्षमा करें। तो ये सिंह लगन की पत्रिका है, इसके ऊपर भी विचार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्यों विवाह विलंब हुआ। सिंह लगन की पत्रिका, और ये एक पुरुष जातक की कुंडली है। लगन सिंह और लगन के भीतर बृहस्पति। तीसरे स्थान में केतु, चौथे स्थान में मंगल, पांचवें स्थान में सूर्य, पांचवें स्थान में बुध।
7वें स्थान में मंगल और 7वें स्थान में चंद्रमा, 8वें स्थान में शनि, 9वें स्थान में राहु। सप्तमेश बने शनि, जो कि अपने स्थान से दूसरे स्थान में विद्यमान है, यहां तो शीघ्र विवाह होना चाहिए। दूसरा, पुरुष की पत्री है तो शुक्र की दूरी सूर्य से, शुक्र चौथे स्थान में 8 अंश के और सूर्य 5वें स्थान में 12 अंश के। बाईस अंश शुक्र अपनी वृश्चिक राशि को पार करेंगे और 18 अंश तक पहुंचेंगे जब वो सूर्य के पास पहुंचेंगे। तो 22 और 18 22 और 18 हो गए हमारे आज सुबह से काम कर करके इतना ही थकान हो गई। 40 हो गए। 40 और हमने निर्धारित किया था 36 अंश तक ठीक होता है, ये तो काफी आगे निकल गया। तो यदि ये इतनी दूरी पे है तो पहली बात तो ये विवाह विलंब बता रहा है। दूसरा नियम, 12वें स्थान का स्वामी यदि 7वें में हो तो ये विवाह के लिए कोई अच्छा नहीं है। तो चंद्रमा इसमें 12वें स्थान के स्वामी है और पत्रिका के सप्तम स्थान में। तो ये एक नकारात्मक बिंदु हुआ। दो, पहला बिंदु हुआ शुक्र से सूर्य की दूरी 3। अंत में यदि शनि सप्तम या सप्तमेश से और साथ में चंद्रमा, सप्तम सप्तमेश लग्नेश, शनि सप्तम सप्तमेश लग्नेश, इनमें आपस में युति हो जाए तो विवाह के अवसर तो बार बार आ सकते हैं, विवाह हो इसमें शंका है। तो शनि 8वें स्थान में बैठ के सूर्य अर्थात लग्नेश से दृष्टिपात कर रहे हैं, ये एक अच्छा योग है। किंतु चंद्रमा इसमें सम्मिलित हो गए तो ये जो योग बनना चाहिए इसको इसने निकृष्ट कर दिया। तो शनि चंद्रमा की युति सप्तम लग्न सप्तमेश या लग्नेश से बन जाए तो ये भी विवाह के लिए अच्छे योगों में नहीं है।